हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। अब देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए जाएंगे। ऐसे 551 प्लांट लगाने को आज हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई के रोड ब्लॉक्स दूर करने के लिए कई और कदम भी उठाए हैं। साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव के तीसरे राउंड की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। यानी कोरोना की सेकेंड वेव पर विजय पाने के लिए भारत पूरी ताकत से जुट गया है। रेलवे से ऑक्सीजन की आपूर्ति, सड़क से सप्लाई की स्पीड तेज, एयरफोर्स से टैंकर्स की एयरलिफ्टिंग, समंदर से इंपोर्ट पर रियायत। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से देश की उखड़ती सांसों को सामान्य बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई में आने वाली हर बाधा दूर की जा रही है। ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए हर पब्लिक प्राइवेट ऑपरेट्स एक्टिव कर दिया गया है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई तेज की जा सके, जरूरत भर की ऑक्सीजन बनाई जा सके। सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है कि देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। पीएम केयर फंड से पूरे देश में ऑक्सीजन बनाने के 551 प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी गई है। ऑक्सीजन बनाने वाले ये प्लांट देश के हर जिले में लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिले के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कोशिश है कि ऑक्सीजन बनाने वाले ये प्लांट जल्द से जल्द चालू किए जा सकें। पीएम केयर फंड से देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पहले ही 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। इनसे 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम का मकसद है कि हर जिले में सरकारी अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, जिससे उनकी रोजमर्रा की ऑक्सीजन की जरूरत वहीं से हो सके। उसके लिए कहीं और से सप्लाई होने का इंतजार न करना पड़े। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के साथ साथ सरकार की कोशिश है कि देश के हर जिले के अस्पताल को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की एडिशनल सप्लाई भी हो सके, जिससे कोविड-19 ही नहीं, ऑक्सीजन सपोर्ट के जरूरतमंद हर मरीज को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। कोविड-19 की भयंकर सेकेंड वेव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेश से समुद्र के रास्ते आ रही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों को अब टैक्स मुक्त कर दिया गया है। समुद्र के रास्ते बंदरगाह पर आने वाली ऑक्सीजन पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही बंदरगाह पर आने वाली ऑक्सीजन के उपकरणों पर भी अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सभी बंदरगाहों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्हें यह भी कहा गया है कि बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही और बंदरगाह पर भंडारण पर भी उनसे कोई चार्ज ना लिया जाए। इस निर्देश के मुताबिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बॉटल, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में लगने वाले स्टील पाइप और अन्य उपकरण पर अगले 3 महीने कोई चार्ज नहीं लगेगा। हर बंदरगाह के इंचार्ज को निर्देश दिया गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े जहाजों की तुरंत आवाजाही और सामान उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े हर जहाज की आवाजाही पर खुद शिपिंग मिनिस्ट्री डायरेक्ट नजर रखेगी। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश से ऑक्सीजन लाने के साथ साथ देश के भीतर ऑक्सीजन की क्विक सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इस काम के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। इस समय रेलवे 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। महाराष्ट्र को गुजरात और आंध्र प्रदेश से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। आंध्र प्रदेश को ओडिशा से ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश को ओडिशा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश को झारखंड से ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं। Railways is picking up this challenge of movement of the life-saving oxygen from the steel plants and the other areas from where it is getting loaded to the states which are wanting this oxygen.
initially the demand had come from Maharashtra, and as you are aware, 7 tankers were loaded from Vizag, and they traversed a distance of more than 1800 kilometers, and they have reached both at Nagpur as well as at Nasik for the much needed oxygen in Maharashtra. The second lot of tankers were moved from Lucknow to Bokaro, where basically 3 tankers, and they moved from Lucknow going via Banaras, and they reached Bokaro. They were loaded in Bokaro, and they have also come back to Lucknow via Banaras, where 1 tanker was unloaded at Varanasi and 2 at Lucknow. कई राज्यों के साथ दिक्कत यह हो रही है कि वो अपने यहां ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। ओडिशा के 5 स्टील प्लांट लगातार मेडिकल ऑक्सीजन बना रहे हैं। ओडिशा पिछले 4 दिनों में दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर चुका है। ओडिशा जो पिछले हफ्ते तक 325 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 375 टन कर दिया गया है। जल्द ही इसे बढ़ाकर 500 टन कर दिया जाएगा। ओडिशा को केंद्र सरकार के जरिए बिहार को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश मिला है। दिक्कत इस बात की है कि महाराष्ट्र और दिल्ली अपने हिस्से की ऑक्सीजन ओडिशा से नहीं मंगा पा रहे, जबकि पड़ोसी राज्य होने के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आसानी से सड़क के जरिए ओडिशा से अपनी जरूरत की मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। Encouraged by this response and this success, we have further moved 4 tankers from Lucknow to Bokaro. They have already reached Bokaro. They have already been loaded also, and they are just about to start from Bokaro. We expect that by midnight they would be able to reach Banaras, and by early tomorrow morning they will reach Lucknow. Another set of tankers has also left Lucknow. These are 5 in number, and they are expected to reach Bokaro sometime tomorrow morning. So these 9 tankers will also carry somewhere approximately about 150 metric tons of oxygen. गुजरात के जामनगर से मुंबई को ऑक्सीजन टैंकर भेजे जा रहे हैं। वहीं पुणे और नासिक को ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। दिल्ली को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वो रेलवे से पहुंच रहे टैंकर्स को सड़क के रास्ते हर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करे। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच करीब 70 टन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को दिल्ली पहुंचेगी। We are also in touch with the state governments of Delhi, with the state government of Madhya Pradesh, Telangana and Andhra Pradesh for the requirement of oxygen express for their state. From the side of the railways, what we have planned is that we should have the ramps from where we can load these road tankers onto the rail tanker, and also we should have adequate number of rail wagons available at key locations, so that the time taken in transportation of these rail wagons to the preferred site is very, very small and limited. ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्राइसिस राजधानी दिल्ली में देखी जा रही है। कई अस्पतालों ने मीडिया को बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन बस खत्म होने को है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के कुछ अस्पताल बेवजह का पैनिक फैला रहे हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद मीडिया में शोर मचा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग का एक पोर्टल बनाया है, जिसे हर 2 घंटे में अपडेट किया जा रहा है, जिससे कि अस्पतालों में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा और सप्लाई किए जा रहे ऑक्सीजन का हिसाब रखा जा सके। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी।
कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही दिक्कतें दूर करने के लिए टैंकर्स की जीपीएस ट्रैकिंग शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए राजधानी लखनऊ में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि ऑक्सीजन टैंकर लोड होने में समय लगा या आने जाने में कोई दिक्कत आई। ऑक्सीजन टैंकर्स के ड्राइवरों को फोन में ऐप इंस्टॉल करके उन्हें ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने वायुसेना से कार्गो एयरक्राफ्ट भी मांगा है, जिससे ऑक्सीजन के खाली टैंकर्स को सड़क की बजाय वायुसेना के विमान से फौरन ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया जा सके। एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने लागू किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शुभारंभ किया है और इस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम में एक कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा लखनऊ में गृह विभाग में खुला है। एक कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से MIS यानी जो हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट 24 घंटे, कहाँ से कौन सा टैंकर जा रहा है, कहाँ डिटेल्स है, वो लागू कर दिया है। लोड और उसका कितना ऑक्सीजन रहेगा वो सब डिटेल और मूवमेंट का डिटेल्स भी हमारा आ गया है। और लाइव टैंकर नोटेशन जो है, लोकेशन जो है, हम लोग अब मैप पे भी देख सकते हैं। जो हम ऐप हर ड्राइवर जो चलेगा टैंकर के साथ में उसको मोबाइल पे डाउनलोड कर देंगे और इस ऐप के माध्यम से डाउनलोडेड हमारे जीपीएस के रूप में जो है हमारा मोबाइल एक्ट करेगा, तो लाइव हम लोकेशन एक तरह से जीपीएस के थ्रू भी जो है हम गूगल शीट्स पे कर देंगे। आपको समझना होगा कि ऑक्सीजन टैंकर्स की ट्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। असल में कई राज्य एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जा रही है। दिल्ली ने कुछ दिन पहले यूपी और हरियाणा पर यह आरोप लगाया था। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में कई अस्पताल ये कह रहे हैं कि राजस्थान के भिवाड़ी से उन्हें मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई है। इससे मरीजों की जान पर बनाई है इस महामारी में कि हरियाणा राजस्थान अलग अलग है। आज सुबह उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई राजस्थान से बंद कर दी। हमारे पास 1.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है जो या शाम के 12 बजे तक चलेगी। एक स्टैंडी बना के रख ली है, अगर ऑक्सीजन अगले 4 से 5 घंटे में नहीं आती है तो वो हमारे को बाहर लगाना पड़ेगा पोस्टर कि हमारे को खेद है कि हम आगे अस्पताल में बेड नहीं दे सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जो लोग ऑक्सीजन पे चल रहे हैं उनको वेंटिलेटर और बाईपैप की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि वो खत्म हो रही है। तो ऐसी स्टैंडी बना के रख ली है। मैं ये सोचूंगा इस तरह की नौबत ना आए, निवेदन करूंगा सरकार से कि ऐसी निवेदन ना आए जहां पे 200 लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले मरीज हैं उन तक ना। देश में सबसे ज्यादा कोविड मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को 3 अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जो अगले 1 महीने में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच में नवी मुंबई के एक ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, इस समय कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की भी भारी मांग है। सबसे ज्यादा मांग रेमडेसिविर इंजेक्शन की है। कई राज्यों में इसकी किल्लत देखी जा रही है। सेकेंड वेव में इसकी मांग को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को इस इंजेक्शन का कोटा बढ़ा दिया है। 30 अप्रैल तक कुल 16 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंजेक्शन महाराष्ट्र को दिए जाएंगे क्योंकि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यहां के हालात ज्यादा गंभीर हैं। महाराष्ट्र को 30 अप्रैल तक 4,35,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली को 72,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 इंजेक्शन मिलेंगे, तो गुजरात को 1,65,000, राजस्थान को 67,000, कर्नाटक को 1,22,000 और छत्तीसगढ़ को 30 अप्रैल तक 75,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। एक्सपर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि कोविड-19 से संक्रमित ज्यादातर लोगों का इलाज घर पर हो सकता है। इस समय घबराहट का संक्रमण अधिक फैला हुआ है। सभी मरीजों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं है। अगर हम कोविड-19 की करंट सिचुएशन की बात करें, एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है वो जनता में है, एक टाइप की घबराहट है और इस घबराहट के कारण लोगों ने
कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। कई राज्यों में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी अस्पताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए कई लोग पकड़े गए हैं। मुश्किल वक्त में कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोगों से राज्य सरकारें बेहद सख्ती से निपट रही हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेल करते थे या करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के अभी तक 11 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। इंदौर और भोपाल में तो रासुका की कार्रवाई को प्रचलन में ले आए हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी के केसों पर भी जो जबलपुर, रतलाम, इंदौर में दर्ज हुए हैं उन पर भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स भी बनाया है, सबको अलग से निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रेन के डिब्बों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिससे अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा किया जा सके। ये इस तरह से जो लोग जिनके घर छोटे हैं या छोटे मोहल्ले में रहते हैं, वो यहाँ पर आएंगे तो संक्रमण की चेन टूटेगी। हर वार्ड में, हर कोच को एक वार्ड बनाया गया है जहाँ पर पूरी दवाइयों की व्यवस्था है, नर्सिंग स्टाफ रहेगा, डॉक्टर्स रहेंगे और हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रहेगा। ये सब इसलिए सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी की एकदम तबीयत बिगड़ती है तो भी उसकी व्यवस्था हो सके। कोविड-19 की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है वैक्सीनेशन। 1 मई से पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। सरकार ने 18 साल या इससे ज्यादा की उम्र के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में कि वो नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएं। साथियों, कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री की अपील पर कई राज्यों ने अपने नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त में देने का ऐलान किया है। अब तक मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र ने अपने नागरिकों को मुफ्त कोविड टीकाकरण का ऐलान किया है। 18 साल से ऊपर और 45 साल के नीचे के जो नागरिक होंगे उनका टीकाकरण ये राज्य सरकारों को करना होगा, जिसकी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने दाम का ऐलान करने का काम किया। 150 रुपया केंद्र के लिए, 400 रुपया राज्य सरकार के लिए और 600 रुपया आम नागरिकों के लिए। अब कहीं तो कोवैक्सीन के भी दाम का ऐलान अभी कंपनी ने कर दिया, भारत बायोटेक ने।
उन्होंने 600 रुपया राज्य सरकारों को, 1200 रुपया नागरिकों को और 150 रुपया केंद्र सरकार का ऐलान किया है। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर दोनों वैक्सीन निर्माताओं को दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर टीकाकरण अभियान से जुड़े जरूरी निर्देश दिए हैं। कोविड वैक्सीनेशन करने वाले हर केंद्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी केंद्र में हो या प्राइवेट सेंटर। अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर भी ऐसे टीकाकरण केंद्रों को मंजूरी दे सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं। जो केंद्र पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। निजी और औद्योगिक टीकाकरण केंद्र सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके खरीद सकेंगे। किसी टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध वैक्सीन और उसकी कीमत हर केंद्र को बतानी पड़ेगी। सरकार के इन प्रयासों के साथ साथ कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबला करने में देश के आम नागरिक भी अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे ही कई लोगों से बात की, जिससे इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ाया जा सके। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मल्टीटास्क, और उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर रही हैं। कोरोना के मरीजों के साथ आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारी ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। कोविड की सेकंड वेव से निपटने में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार जरूरी कदम उठा रही हैं। भारत को कई देशों से भी मदद मिल रही है। रूस, सिंगापुर और जर्मनी से भारत को दवाएं, ऑक्सीजन टैंकर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की जा रही है। उम्मीद यही है कि ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं की सप्लाई बढ़ाकर तेजी से वैक्सीनेशन करके भारत कोरोना की सेकंड वेव पर जल्द जीत हासिल करेगा। एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, संकट से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। और कोरोना के संकट के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में कई तरह की नई वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आने वाले कुछ समय में नेजल और ओरल वैक्सीन के आने की उम्मीद है। नेजल वैक्सीन को इंजेक्शन की बजाय नाक से लिया जाएगा, जबकि ओरल वैक्सीन को सामान्य टेबलेट की तरह लिया जा सकता है। ये वैक्सीन कितनी कारगर होंगी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। संकट बड़ा है, इसलिए संघर्ष भी लंबा चलने वाला है। एक वायरस के विकराल होते हुए रूप को रोकने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही अंतिम हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में कई महीनों का वक्त लगने वाला है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत इस लड़ाई को और मुश्किल बना सकती है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से दूसरी तरह से वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। अभी तक भारत सहित पूरी दुनिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब नेजल स्प्रे वैक्सीन और ओरल पिल्स यानी टैबलेट पर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ समय में कोरोना की लड़ाई में ये नए हथियार साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी सबसे अच्छी खबर यह है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक देश में नेजल स्प्रे के ट्रायल भी शुरू कर चुकी है। सबसे पहले आप इन नई तकनीक से बन रही वैक्सीन के विज्ञान को समझिए कि आखिर ये वायरस से किस तरह बचाएगी।
हाथ में इंजेक्शन की बजाय नेजल वैक्सीन के कुछ बूंदे नाक में स्प्रे करके डाली जाएंगी, इसलिए इस वैक्सीन को इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस के माइक्रोब्स नाक में मौजूद म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। सामान्य शब्दों में कहें तो नेजल वैक्सीन वहां लड़ने के लिए सैनिक खड़े करती है जहां से वायरस शरीर में घुसपैठ करता है। यानी शुरुआती तौर पर नेजल स्प्रे वैक्सीन वायरस को शरीर में हमला करने से रोक देती है। नेजल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी देखा जाए तो सिंस ये इन्फेक्शन जो है हमारे अपर एयरवे के थ्रू ही जाता है, नोज नेजल कैविटी वगैरह के थ्रू जाता है, तो अगर ये वैक्सीन अगर हम नेजल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्टर करने की कोई कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं, ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो डेफिनेटली लोकल एरिया में जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ये वायरस जो है इसी एरिया में कंटेन हो जाएगा और ये बाकी ऑर्गन्स को फिर अफेक्ट नहीं करेगा जो प्राइमरी लंग है। उसके अलावा अगर लोकल एरिया में ही इसको कंटेन किया जाए तो ट्रांसमिशन रेट जो इस वायरस का है वो उसको भी कम किया जा सकता है। तो अगर ये वैक्सीन डेवलप होने में हम कामयाब रहते हैं, अगर ऐसी वैक्सीन आ जाती है तो डेफिनेटली ये जो है लोकल एरिया में ही कंट्रोल करके बाकी ऑर्गन डैमेज जो प्रिंसिपली लंग है इस सिचुएशन में और जो ट्रांसमिशन के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे खास बात यह भी है कि इस समय भारत में लग रही वैक्सीन के 2 डोज 40 दिन के अंतर में दिए जा रहे हैं। ऐसे में नेजल वैक्सीन 14 दिन में ही असर दिखाने लगती है। इसके अलावा यह सिंगल डोज वैक्सीन है जिसकी वजह से इसकी ट्रैकिंग आसान है। इसके साइड इफेक्ट्स भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले कम है। इस वैक्सीन को चिंप एडेनोवायरस यानी चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस से तैयार किया गया है। यानी इफेक्टिव नेजल डोज ना केवल कोरोना वायरस से बचा सकती है बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोक सकती है। देश में जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है उसे रोकने में नेजल वैक्सीन का जल्दी असर दिखाना गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ही नेजल वैक्सीन को भी बना रही है। ये काफी स्पष्ट है कि साइंटिफिक स्टडीज हैं जो हम सारे डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, जो आप सब भी मीडिया ऑनलाइन देख सकते हैं, उसमें ये क्लियर है, जाहिर है कि सारी जो अप्रूव्ड वैक्सीन है भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वो दोनों सेफ हैं और एफिकेशियस है इन द सेंस के वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या होता है कि जब वैक्सीन लग जाती है तो सिवियर डिजीज और डेथ होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट 99% चांस है कि सिवियर कोविड और डेथ नहीं होगा अगर किसी ने वैक्सीनेशन लिया है। तो ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये सारी रिसर्च में भी यही निकला है। कोई भी वैक्सीन हो वो सिवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट करती है। आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था, थोड़ा माइल्ड सा था और उसके बाद मैंने 2 वैक्सीन डोजेस लिए हैं और लास्ट डोज जो मैंने लिया था वो 1 महीना पहले था और अब 2-3 दिन से मैं कोविड पॉजिटिव हूं। तो लेकिन मुझे केवल थोड़ा सा गला खराब है और माइल्ड बॉडी एक है और कोई सिम्टम्स नहीं है। सो आई एम होपिंग कि इसी तरह माइल्ड होके ही निकल जाएगा और बाकी जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, नर्सेज हैं जिनको हुआ है वैक्सीनेशन के बाद, सभी को माइल्ड डिजीज हुई है। तो इससे ये समझना चाहिए कि वैक्सीन लेना जरूरी है क्योंकि वैक्सीन से सिवियर डिजीज और डेथ प्रिवेंट होती है। ये एक क्लियर मैसेज है जो सबको समझना चाहिए। भारत बायोटेक ने अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ सितंबर 2020 में इस वैक्सीन के लिए करार किया था। इस सिंगल डोज वैक्सीन BVV154 के प्री क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं, यानी लेबोरेटरी में चूहों और दूसरे जानवरों पर इसके सफल प्रयोग हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून 2021 तक ये वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लेगी, तब अगस्त तक इसे मार्केट में मिलने की संभावना है। इसका एक और बड़ा फायदा यह भी है कि सिरिंज का कचरा भी कम हो जाएगा। फिलहाल इंजेक्शन के जरिए मांसपेशियों में लगाए जाने वाले वैक्सीन की 2 खुराक की जरूरत है और ऐसे में भारत जैसे देश को करीब 2 अरब 60 लाख सिरिंज और सुई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नेजल वैक्सीन में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। कनाडा और ब्रिटेन में हुए नेजल वैक्सीन के अब तक के ट्रायल के आधार पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नाक से दी जाने वाले इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें हैं। कनाडा की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि नेजल स्प्रे नाक में ही वायरल लोड कम कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा पाता है।
कनाडा और ब्रिटेन में 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99% तक। इसके अलावा फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 103 लोगों की नाक में स्प्रे किया गया। कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं निकला। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 इन्फेक्शन की शुरुआत नाक से होती है। इस वजह से नाक से दी जाने वाली कोई भी दवा या वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार साबित होगी। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर साबित हुआ है। फिलहाल कंपनी ने ब्रिटेन और कनाडा में स्प्रे के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने इस स्प्रे के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। अब कनाडा की यह कंपनी 4-5 हजार लोगों के साथ फेज 3 ट्रायल करना चाहती है। फेज 3 ट्रायल्स का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है, लेकिन भारत में पहले से ही वैक्सीन तैयार कर रही दोनों कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नेजल वैक्सीन पर काम शुरू कर चुकी हैं। भारत बायोटेक जहां कोरोफ्लू नाम की नेजल वैक्सीन तैयार हो रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन के कोडाजोनिक्स कंपनी के साथ मिलकर कोविवैक नेजल वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब तक के ट्रायल में कोविवैक प्री क्लिनिकल स्टडी में सुरक्षित और असरदार पाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि जून 2021 में अगले दौर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाएंगे। वैक्सीन तो नो डाउट इज द ओनली वे वी कैन हैंडल दिस क्राइसिस, पर वैक्सीन में भी टाइम लगेगा। देखिए, अब अगर आप पहली डोज भी देंगे, उसके बाद 4-6 हफ्ते बाद सेकंड डोज मिलेगी, तो इसलिए पहले तो हमें अग्रेसिवली, मैं तो कहता हूं हर एक स्टेट्स को जो लोग एलिजिबल हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में इन्हें वार फुटिंग सबको वैक्सीनेट करना चाहिए, जो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट गाइडलाइन से। ऑफ कोर्स जो कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। नेजल स्प्रे वैक्सीन के बीच कोरोना वायरस की ओरल टैबलेट पर भी काम चल रहा है, यानी इंजेक्शन और नाक से वैक्सीन लेने के अलावा अब कोरोना की वैक्सीन गोली के रूप में भी मिल सकती है। इसके लिए अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने नोवल ओरल एंटीवायरल ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इसे फिलहाल नाम दिया गया है PF07321332। कंपनी के मुताबिक ये ओरल एंटीवायरल दवा नाक, गले और फेफड़ों में वायरस के असर को रोक सकती है। हालांकि भारत में भी जाइडस कैडिला की वेराफेन दवा को मंजूरी मिल गई है। इस दवा के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 250 मरीजों को शामिल किया गया, जिसमें से करीब 91% मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट 7 दिनों में नेगेटिव आ गई। कंपनी का दावा है कि संक्रमण के शुरुआती दौर में वेराफेन दवा वायरल को खत्म करने में मददगार साबित होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरस के अटैक को रोकने के लिए हर कोई अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल वायरस का यह संकट बहुत बढ़ चुका है। इसलिए सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। वैक्सीन लिया है, उनमें मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये सारे फायदे को लोगों ने उस समय रियलाइज नहीं किया। उन्हें लगा कि केसेस कम हो गए, वायरस तो चला गया, तो हमें क्यों लगवाना है। इसके चलते शायद हमने शुरू में लापरवाही की और उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे यही अपील है कि अभी भी समय है, जब भी मौका मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, आप जरूर लगवाएं। फ्यूचर में जो वैक्सीन आएंगे उसके भरोसे वेट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स जो नेजल वैक्सीन अगर आता है तो बहुत ही इफेक्टिव और आसान वैक्सीन होगा, लेकिन उस समय तक हमें जिंदा रहना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सावधानी हम बरतते रहें। वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इससे ही अपना बचाव कर सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के रेट जारी कर दिए हैं। कंपनी राज्य सरकारों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन देगी। फिलहाल 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन 250 रुपए में लगाई जा रही है। इसमें वैक्सीन की कीमत 150 रुपए और लॉजिस्टिक चार्ज 100 रुपए पड़ता है। अगर वैक्सीन की नई रेट इसी तरह फिक्स की गई तो एक डोज की कीमत 700 रुपए हो सकती है, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो ये जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको हम एकदम प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्ट करें, वैक्सीनेशन की ड्राइव क्विकली बढ़ा दें और लोगों को बहुत जोर और एजुकेट किया जाए, प्रार्थना की जाए कि मास्क जरूर पहनो। यही तरीका है कि हम अपने आप को इस पेंडेमिक से और इस क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं। नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीन से ही जान बचाई जा सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले 10,000 में से 2-4 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोवैक्सीन की 93 लाख से ज्यादा पहली डोज लेने वालों में से सिर्फ 4,208 संक्रमित हुए हैं, जबकि दूसरी डोज लेने वाले 17 लाख से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 695 लोग संक्रमित हुए।
कुल मिलाकर वायरस से जान बचाने के लिए केवल वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन तब तक अपने स्तर पर बचकर रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही सावधानियां कोरोना से आपकी जिंदगी को बचा कर रखेगी। और कोरोना मरीजों की मदद कर रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की किस तरह से सलमान खान मदद कर रहे हैं, तस्वीरें ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।